स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 5वें लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 8 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट जो है वो संपन्न हो चुके हैं। बता दें आपको कि 8,95,00,000 से ज्यादा मतदाताओं ने 695 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद कर दी है। 543 लोकसभा सीटों में 5वें चरण की सीटों को मिलाकर कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन 49 सीटों पर सोमवार को वोट पड़े, वहां 2019 में एनडीए ने एक तरफा जीत हासिल की थी और 49 में से 41 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट जीत सकी थी। अब देखना है कि 5वें चरण के बाद बीजेपी 400 के कितने करीब पहुंची है। इस रिपोर्ट को देखें। 7 चरणों वाले लोकसभा चुनाव में सोमवार को 5वें चरण की वोटिंग संपन्न हुई। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। 5वें चरण में बिहार की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, लद्दाख की 1, महाराष्ट्र की 13 सीटें, ओडिशा की 5, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटें शामिल हैं। इस चरण में कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत को जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। 5वें चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल, चिराग पासवान से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य तक कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। ओडिशा में सोमवार को 147 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों पर चुनाव हुए। 5वें चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर 5 अलग-अलग भाषाओं इंग्लिश, उड़िया, बांग्ला, मराठी और हिंदी में पोस्ट कर लोगों से वोट डालने की अपील की। पीएम मोदी ने लिखा, 5वें चरण के लिए सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपना वोट जरूर डालें और मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। महिला और युवा वोटरों से मेरी ये विशेष अपील है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पीएम ने मतदान की अपील की तो जनता ने भी उनका मान रखा। भीषण गर्मी के बीच क्या आम क्या खास, सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। It was a very nice experience. Like first time वोट करने का चांस मिला after completing my 18 years of age and everyone should vote after their 18 years. Thank you. किन मुद्दों को लेकर वोटिंग किया आपने? क्या विकास का मुद्दा या क्या मुद्दा था? डेवलपमेंट के हिसाब से। फर्स्ट वोटर हैं? क्या मुद्दे थे आपके? डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट के लिए किया है। 5वें चरण की वोटिंग में लोकतंत्र का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। लोकतंत्र का पर्व मनाने सितारे भी जमीन पर उतरे। फिल्मी सितारों ने सरकार चुनने के लिए वोटिंग की और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। का इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। मैं सभी हिंदुस्तानियों को अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में लोग आए बाहर, सभी हर एक इंसान बाहर आए और अपना वोट कास्ट करे। आज हमें बाहर आकर अपने घरों से निकलकर वोट करना चाहिए ताकि आगे 5 साल तक हमें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह की व्यवस्था चाहिए, उसका हम फायदा उठा सकें। Candidates before you vote, know what you're voting for. जहां आम लोगों के साथ खास लोगों ने भी लाइन में लगकर वोट डाला। राजनेताओं ने लाइन में अपनी बारी का इंतजार किया और वोट डाले। मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपने मन में रख करके 100% मतदान के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर तत्काल पहुंचे। बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा, बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है।
रायबरेली में वोटिंग के दौरान राहुल गांधी ने कई बूथों का दौरा किया। इस दौरान बछरावा में जब वह एक पोलिंग बूथ पहुंचे तो वहां नारेबाजी होने लगी। राहुल गांधी जब कांग्रेस के पोलिंग एजेंट से मिल रहे थे तब वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और जय श्री राम का जयघोष किया। वहीं मुंबई में मतदान केंद्र के पास डमी ईवीएम रखने के आरोप में पुलिस ने शिवसेना यूबीटी के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उधर पश्चिम बंगाल चुनाव का रक्त चरित्र 5वें चरण में भी नहीं बदला। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ता के साथ झड़प हुई। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता लोगों को वोटिंग करने से रोक रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने राज्य चुनाव आयोग में की। वहीं हुगली में लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। यहाँ पे बच्चे लोग आके परेशान कर रहे हैं। बच्चे लोग यहाँ पे आके परेशान कर रहे हैं। ये बच्चे लोग को जीत के आएंगे तो सब ठीक करेंगे, नहीं तो ये लोग पूरा करप्शन में है। ये लोग पूरा करप्शन में है। ये बच्चे लोग पूरा करप्शन को ठीक करना पड़ेगा। जय श्री राम। 543 लोकसभा सीटों में 5वें चरण की वोटिंग को मिलाकर कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन 49 सीटों पर सोमवार को वोट पड़े, वहां 2019 में एनडीए ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 49 में से 41 सीटें एनडीए के खाते में आई थी और कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट ही जीत सकी थी। ऐसे में एनडीए ने 5वें चरण के इस आंकड़े को बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। वहीं विपक्षी गठबंधन को भरोसा है कि इस बार उनके पक्ष में हवा है। अब देखना है कि 5वें चरण के रण में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो 5वें चरण के रण में कौन बाजी मारता है, ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिंह यादव जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है अतुल जी। और मोहम्मद एहतशामुल हक जी जुड़ गए हैं, नेता हैं टीएमसी के, आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राकेश पोद्दार जी आपके साथ ही करते हैं। कुल मिलाकर 429 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। आपका 400 पार का नारा जो आप लोग दे रहे हैं, इन 429 सीटों में वो 400 पार पूरे हो चुके हैं या फिर अभी लगता है कि नहीं, अभी कुछ चरण जो बचे हैं, 6ठा और 7वां चरण, उसके अंदर पूरे हो जाएंगे? देखिए मिया जी, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि 4थे चरण तक हम लोगों ने 272 सीट जीतने का काम कर चुके हैं। अब 5वें चरण का चुनाव जो हुआ 49 सीटों पे, उसमें लगता है कि हम लोग 30 सीट जीतेंगे। लगभग हम लोग थे 302 303 के पास। पिछले आंकड़े जो 2019 के थे, आंकड़े हम लोग ना कहीं पहुंचने का काम कर चुके हैं। और वही 7वें चरण जैसे ही खत्म होगा हम लोग 400 के पार जाएंगे। और कैसे जाएंगे वो हमारा गणित और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस 49 सीटों में से 41 सीटें आप लोगों ने जीती थी। इस बार आपको क्यों अनुमान है कि 30 ही सीटें हम जीत पाएंगे? नहीं, मैंने अनुमान बताया कि लगभग लगता है कि हम लोग 303 के पास पहुंच। मतलब आप लोग मान के बैठे हैं कि इस बार कुछ कमी है या कहीं कमियां रह गई है जिसको हमें पाटना है, या सीटों में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है? नहीं, सीटों में गिरावट नहीं। जैसे हमने आपको 272 वाली बात कही ना, 272 में कहीं पिछली बार हम 4थे चरण पे नहीं पहुंचे थे, मतलब इतना सीटें नहीं ला पाए। लेकिन इस बार पहले ही हम लोग ने 272 के पास पहुंच गए। जो आपने 49 सीटों पर 41 की बात करें, हमने कहा 30 है और अभी शाम तक आंकड़े आ जाएंगे। रात में रिपोर्टिंग जो हो जाएगी हमारी ब्लॉक स्तर से, बूथ कमेटी से, शक्ति केंद्र से, जब हमारे इंफॉर्मेशन रात में लगभग 9-10-11 तक पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी वोटिंग कहीं ना कहीं चल भी रहा होगा, क्योंकि जो लाइन में 5 बजे लोग लग जाते हैं, उस लाइन को खत्म नहीं होता है, लगभग 7-8 बजे तक खत्म होता है। जब मत पेटी बंद हो जाएगी उसके बाद हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे। जब हमारे वहां से कमेटी, बूथ कमेटी और शक्ति केंद्र के लोग उठेंगे चुनाव वहां पे कमेटी बूथ से, तो हमें पता लग जाएगा आंकड़े। मैंने अभी लगभग 30 सीटों पे हमारे यहाँ आंकड़ा है कि 30 सीट हम लोग जीत चुके हैं इसमें से भी। और आंकड़े हो सकता है कि हम लोग फिर आंकड़े को उसको देखें और आंकड़े को मिलाएं, और जब गिनती होगी तो हम बता देंगे आपको। हम लोग कौन सी सीट आप लोग लूज कर रहे हैं, कौन सी सीटें छोड़ने जा रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि नहीं बस 30 सीटें इस चरण में जीत पाएंगे,
और बाकी सीटें जो हैं वो गठबंधन के खाते में चली जाएगी या दूसरी पार्टियों के खाते में चली जाएगी? देखिए नेहा जी, इस आंकड़े को हम लोग अभी नहीं बता सकते। मैंने आपसे कहा ना कि रात में ये आंकड़े आएंगे। हमारे एक एक बूथ की जो समीक्षा होगी रात में बताया जाता है कि इस बूथ पे इतना पोलिंग हुआ, इस बूथ पे इतना पोलिंग हुआ। मतलब ये कुल मिला के देखिए आपकी बातों से ये पता चल रहा है कि 49 सीटों पर क्योंकि चुनाव हुए हैं उनमें से 41 पिछली बार आपने जीती थी, लेकिन इस बार आप लोग कह रहे हैं कि 30 सीटों पे हम कब्जा कर लेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं अभी तक जो आंकड़े हैं आपके पास। ठीक है, मैं सीधे रुक कर लेती हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता का। इस वक्त हमारे साथ राकेश सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं। यादव जी, ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि देखिए 49 सीटों में से 30 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, 5वां चरण आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, तो हार स्वीकार करने की तैयारी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कर ली है। अब उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू कर दिए हैं, विभिन्न चैनलों को अपनी बात बोलने आ गए हैं जब चुनाव समाप्त होने की कगार पे आए हैं और आज फिर 2 चरण देते हैं। तो ये स्पष्ट है कि उनको भी अब नजर आने लगा है कि आज के चरण के बाद जो मतदान प्रतिशत घटा है उससे स्पष्ट रूप हो गया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ा है, लद्दाख में बढ़ा है, जिन राज्यों में उन्होंने उनका अधिकार छीने, केंद्र शासित बनाया, वहाँ प्रतिशत काफी बढ़ गया है। लेकिन जिन राज्यों से बीजेपी की ज्यादा सीटें थी इस चरण में, वहाँ मतदान प्रतिशत कम हो गया है। इसका साफ मतलब है कि इन सीटों में लगभग 18 से 20 सीटें एनडीए को मिलेंगी, इससे ज्यादा सीटों की उम्मीद उनको भी नहीं है। और बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा भी ये बता रही है कि वो 30 बोल रहे हैं, लेकिन वो 18-20 से ज्यादा सीट पे नहीं आ पाएंगे। इसका ये साफ स्पष्ट संदेश देश को जा रहा है कि जो 400 पार का नारा था वो तो प्रधानमंत्री स्वयं बोल चुके हैं। अब तो सवाल ये है कि 250, 250, 200 या 200 के अंदर कहाँ जाके गाड़ी रुकेगी, ये आखिरी 2 चरण के बाद स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक की वोटिंग और अभी तक के जितने दौर हो चुके हैं उसमें ये तो कह रहे हैं अमेठी और रायबरेली अब दोनों ही सीटें आप लूज करने जा रहे हैं। पिछली बार तो फिर एक जीत ली थी, कह रहे हैं आप तो अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पे से आप हट रहे हैं। यादव जी ये बोल रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली हम हट रहे हैं, कांग्रेस जी। अब ये तो इनके ख्वाब हैं, ये देखने का इनको अधिकार है, ये देख सकते हैं। वो दोनों सीटें और जो 18 सीटें यूपी में हम लड़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम सीटें कांग्रेस जीत के आ रही है। ये रिसाइकल जो हुआ है वो चेंज बीजेपी के बड़े नेताओं को भी दिख रहा है, लेकिन अब प्रवक्ताओं को नहीं दिख रहा है, बड़ा आश्चर्य का विषय। ठीक है, अतुल यादव जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं। ये 14 सीटें भी बेहद अहम है। इसमें तमाम वो सीटें हैं जिसमें वीआईपी वीवीआईपी नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन का कितना वर्चस्व और स्थापित हो सकता है, क्योंकि पिछली बार तो इस पे परिणाम आप लोगों के लिए अच्छे नहीं थे? देखिए नेहा दुबे जी, जो है हर वर्ष का जो 19 और 24 में बहुत फर्क है। हाँ। अभी आपने देखा होगा कि जो कल फूलपुर और इलाहाबाद के आसपास भीड़ इतनी उमड़ पड़ी कि मंच के आसपास तक है। तो ये जनता परिवर्तन के लिए उमड़ रही है और जनता जो है उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है। जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है और जो हमारे नेता है लगातार जनता के बीच में रह करके जो है अपना दमखम दिखा रहे हैं। 14 की 14 जो आज लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 14 की 14, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है रविदास मल्होत्रा जी वो जीत रहे हैं। और रही बात रायबरेली अमेठी, ये भी हम भारी, जो हमारी गठबंधन की सीट है उसको भी हम भारी से भारी वोटों से जीत रहे हैं। तो ये बताइए कि जनता जो है परिवर्तन चाहती है। इनके नेता, भाजपा नेताओं द्वारा किसी भी रैली में अस्पताल की बात करी गई हो, रोजगार की बात करी गई हो, महंगाई की बात करी हो, कोई बात नहीं करी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटक गए हैं और जनता जो है मुद्दों पर चुनाव करना चाहती है और परिवर्तन करना चाहती है। परिवर्तन के लिए जनता इतनी भारी मात्रा में जो हमारी सभाओं में आ रही है और वोट कर रही है, वो जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकना चाहती है। ठीक है, मैं हक साहब का रुख करूं, उससे पहले राकेश पोद्दार जी तो कह रहे राजनाथ की सीट भी जा रही है। पोद्दार जी, राकेश पोद्दार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, एहतशामुल हक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही है। नहीं जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। कोई ऐसा चरण होगा जो शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा पश्चिम बंगाल में? आज फिर ऐसे ही झड़प की खबरें देखने के लिए मिली। देखिए,
नेहा जी, ऐसा है कि थोड़ी बहुत यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की जमीन जिस हिसाब से खिसक रही है ना, तो वो किसी न किसी हिसाब से देखते हैं। आज बैरकपुर में जबरदस्त तरीके से घटना, जो अर्जुन सिंह वहाँ के जो कैंडिडेट है, जबरदस्त तरीकों से, और खासकर यहाँ जो सीआरपीएफ है, वो हमारे जो लोगों हैं, हमारे जो कर्मी के ऊपर में थप्पड़ जड़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की लंबी साजिश है। इसलिए हमारे यहाँ 7 लोकसभा का सीट में जो हमारा चुनाव हुआ, आज ये पूरा 7 सीट में समझ लिए हम लोग यहाँ पर समझ लिए कि हमारी कैंडिडेट वहाँ अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और देखिए नेहा जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। इस बार जो हमारे जो मित्र बोल रहे थे, बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं कि बदलाव की भावना है। लोग जो है ये जुमलेबाज सरकार, जो झूठ की सरकार, मतलब इस तरह की झूठ बोल रही है कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए जनता जागरूक हो चुकी है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी जनता का क्या है कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी कुल मिला के जो ये छुटपुट घटनाएं होती है, क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है क्या? प्रदान कर सके अक्सर हमें ऐसी सरकार चाहिए। मैं 2 मिनट में आपको अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं बोल रहा हूँ, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे लोकतंत्र का सम्मान करे और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के बनाए रख सके। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हर गरीब और मध्यवर्गीय भारतीय के लिए काम करे, ना कि केवल अडानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए। तो इस वजह कर हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें नौकरियां दे और महंगाई से बचा सके, ना कि झूठी जुमले गारंटियों देने वाली हो। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो चीन के क्षेत्रीय आत्मकृपण के हमारे सीमाओं को रक्षा कर सके। ऐसी सरकार चाहिए नहीं चाहिए वो तो जनता को तय करना है साहब। लेकिन मुझे ये बताइए कि शांति जो आप लोगों के हाथ में है चीजें, वो भी अगर नहीं हो पा रही है तो फिर उसके बाद क्या कहिएगा? शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सिर्फ एक पश्चिम बंगाल में ही क्यों नहीं हो पाता? देखिए, अक्सर क्या है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है, यहाँ जो लास्ट 2019 में इन्होंने 18 सीट जो लिया था, तो वो सोच रहे हैं कि इस बार भी हमें यहाँ पर सीट मिलेगा। बट जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है नेहा जी। जनता भी यहाँ पे किसी भी कीमत पर, तो इन्हीं के लोग, मैंने आपको कहा कि आज देखिए अर्जुन सिंह जी जो वहाँ बैरकपुर के वहाँ के पार्लियामेंट्री के मतलब वो कैंडिडेट हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमारे लोगों के जो टीटागढ़ बोल के जो जगह है वहाँ पर कुर्सियां चलाया हमारे लोगों के ऊपर में। वहाँ आप देखिएगा, आप जो यहाँ हमारे एक लोकत चटर्जी है, इस तरह का समझ लिए कि लोगों को बोल रही है कि बताया नहीं सकता, जो झड़प कर रही है। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो है हमारी सरकार को इस तरह से, ताकि यहाँ पर जिस तरह से राकेश जी देखिए, सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पे उतारू है, नेता गुंडागर्दी पे उतारू है। इस वजह से वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब करते हैं आप लोग चुनाव के बाद। भारतीय जनता पार्टी तो जुमलेबाज सरकार है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को समझिए कि जी सुन पा रहे हैं, बताइए क्या समझे? नेहा जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई संस्कार नहीं है कि जो गुंडागर्दी पे उतर आए। बंगाल के अंदर पूरी दुनिया जानती है, आप लोगों ने भी दिखाया किस तरह वो लोग गुंडागर्दी करते हैं। हम लोगों के संस्कार में नहीं है। हम लोगों का संस्कार यही है कि भारत कैसे विकसित हो, भारत कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता होती है। 140 करोड़ जनता की चिंता होती है और विकास के नाम पर हम लोग चुनाव में लड़ते हैं। दूसरी बात रहा, मैं जितने भी यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक बार भी विकास की बात नहीं करते। मोदी जी हार जाएंगे, राजनाथ सिंह हार जाएंगे, फलाना हार जाएंगे, एक बार भी इनके पास मुंह से नहीं सुनिएगा कि मेरा रोड मैप है, मेरा विजन है। हमारे भाई साहब कह रहे थे कि कश्मीर के लोग आपको नकार रहे हैं। अरे भैया, हम लोगों ने क्या गलती कर दिया? जब आप लोकतंत्र खतरा में नहीं था, जब एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात हम लोग करते हैं, आज भी करते हैं। आप कश्मीर में आपको हराने की बात करते हैं, कैसी बात करते हैं? इन लोगों को शर्म नहीं आती है? 370 जैसे मुद्दे को ये लोग कहते हैं कि मैं खत्म कर दूंगा। ऐसे ऐसे बातें ये लोग करते हैं। फिर कहेगा संविधान खतरे में। संविधान को लूटने वाले यही लोग हैं, लोकतंत्र को लूटने वाले यही लोग हैं। आज एक भी व्यक्ति विकास की बात नहीं करते हैं, इनके मुंह से किसी भी। ठीक है, देखिए रोड मैप क्या होगा, क्या विकास होगा? राकेश सिंह यादव जी ये तो कह रहे हैं कि बात तो विकास की करिए, आप कह रहे चलिए विकास नहीं हुआ, लेकिन आप क्या करेंगे जब सत्ता में आ जाएंगे? उसका जिक्र तो करिए। सबसे पहले तो उनसे पूछा जाता है जो सत्ता में है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे चुनाव में कौन से विकास की बात की है? कभी मंगलसूत्र की बात की है, कभी घुसपैठियों की बात की है,
कभी मुसलमान आएंगे, एक गाड़ी छीन लेंगे, एक मकान छीन लेंगे, ये बोला प्रधानमंत्री ने। तो इस देश का प्रधानमंत्री जो खुद देश को बांटने निकल गया है, देश को बर्बाद करने निकल गया है, नफरत फैला रहा है, उसके सामने विकास का एजेंडा कांग्रेस रखने जाएगी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो शासन में कर रहे हैं उनका कोई विकास का एजेंडा नहीं, उनका नफरत फैलाने का एजेंडा, उनका देश को बांटने का एजेंडा। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा क्या एजेंडा? हमारा एजेंडा तो पिछले 70 साल से दिख रहा है कि देश एक था और देश ने तरक्की की। 9 साल में दिख रहा है कि देश बर्बाद हुआ। ये कह रहे एक देश एक संविधान आप लोगों को पच नहीं रहा। ये कह रहे एक देश एक संविधान आप लोगों को पच नहीं रहा, इसीलिए आप बार बार कहते रहते हैं लोकतंत्र खतरे में। वो ये तो कह रहे हैं कहाँ है लोकतंत्र खतरे में? कहाँ आप लोगों को लगता है कि आप लोग खतरे में हैं? कहाँ लोकतंत्र संविधान मानते कहाँ है आप लोगों? संविधान मानते कहाँ है प्रधानमंत्री जी? संविधान की इज्जत कहाँ है? देश किससे चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जब सड़क पे आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इस देश के हालात क्या, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। संविधान होता तो ये स्थिति नहीं होती, संविधान होता तो ये देश में ये बंटवारे की स्थिति नहीं पहुंचती, हिंदू मुस्लिम नहीं होता। ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अतुल जी आज से हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं कि जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जियों का 70 साल कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी। अरे कौन सा बलिदान करा? आपके एक तो बलिदान ही नहीं है। मैं नाथूराम गोडसे वीर सावरकर है, उनका बलिदान ही है। एक महावीर है 1976 और एक देशद्रोही है। लेकिन आज से तो नहीं हो रहा ना राकेश जी। राकेश जी एक सेकंड, ऐसे नहीं, देश के साथ काम करा। देखिए आप लोग सभी फोन लाइन्स में काम करा, कोई एक नेता है आपके पास? राकेश पोद्दार जी ऐसे नहीं, एक एक करके बोलेंगे। अच्छा राकेश सिंह यादव जी आप मुझे बताइए सर, आज से हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या चुनावों के टाइम पे? ये तो बरसों पुरानी प्रथा है ना सर, चलती हुई आ रही है, आप लोग नहीं करते हैं? ये प्रथा नहीं है, ये देश को बर्बाद करने के लिए मोदी जी ने खेल खेला है। हाँ। ये कोई प्रथा नहीं है हिंदू मुस्लिम की, ये कभी नहीं चलती आई है। नहीं ये तो चलती हुई आ रही है। भाजपा ने रथ यात्रा निकाली थी, जब से ये खेल शुरू हुआ अडवाणी जी के टाइम से तो अभी तक खेल रही है बीजेपी। बीजेपी का जन्म ही इसलिए हुआ है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा और देश पर राज करो, वो उन्होंने किया। 2 बार लोग बेवकूफ बने, अब नहीं बनेंगे तो सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। अब उसकी छटपटाहट है तो वो तो रहेगी। देश की जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम में नहीं बैठेंगे। अब बात विकास की करेंगे, बात तरक्की की करेंगे, उसका कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री के पास जवाब होता तो खुद इस बातों पर नहीं आते। विकास की बताते कि 9 साल में हमने ये करा, ये उपलब्धि, हमें वोट दीजिए। एक बार भी नहीं बोला उन्होंने किसी सभा में कि मैंने ये किया इसलिए मुझे वोट दो। हिंदू मुस्लिम नहीं करना, मुझे मंगलसूत्र नहीं करना। राकेश पोद्दार जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए नेहा जी, हमारी जनता बेतुल है, मैं उनको भगवान को रूप मानता हूँ। इन लोग कहते हैं जनता बेवकूफ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ 140 करोड़ जनता, इनकी परिभाषा सुन लीजिए। आप लोगों को भी कहता बेवकूफ है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बेवकूफ बनाते हो, ये बोला है। अच्छे से समझा हमारे देश के पाठशाला के विद्यार्थियों बात तो सही है ना, ऐसे नहीं प्लीज बनाते हैं प्रधानमंत्री। नहीं पोद्दार जी एक बात बताइए मुझे। नहीं ऐसे नहीं बेवकूफ बनाते हैं, ये सब जानते हैं देश में। ये समझ में आ गया जनता को आप बेवकूफ नहीं बनना है। जो सामने बैठा किया है वो कभी क्या बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, कभी क्या बनता है, कभी डिग्री आता है, कभी बन जाता है। ये वही व्यक्ति है राजनीति का कितना स्तर गिरा दिया, बड़ा दुख लगता है। कितने में सही स्तर बता रहे हैं आपको, जनता को आप खुद ही चेक कर लीजिए। ऐसे होती है कि डिबेट, ये तरीका नहीं है ना, ये तरीका नहीं है। राकेश पोद्दार जी, राकेश सिंह यादव जी, ये तरीका नहीं है सर डिबेट करने का। एक एक करके आप अपनी बातों को रखिए, और भी तो मेहमान है ना, उनका भी रुख करना होगा। मुझे नहीं मैं सीधे से सवाल पे आती हूँ। ये पोद्दार जी सवाल तो देखिए जायज है कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, संपत्ति की बात कर रहे हैं, बाकी तमाम बातें कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हक मारने की, हक देने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो विकास जो 10 सालों में हुआ उसका जिक्र क्यों गायब है रैलियों में? क्यों संबोधनों में वो बातें नहीं है कि आपने 10 साल में क्या किया? उसका लेखा जोखा क्यों पेश नहीं हो रहा? देखिए, श्वेत पत्र के माध्यम से मैं जनता को हम लोगों ने दिया और आप लोगों को भी बुलाया कि जितनी रैलियां इफेक्टिव होती है, नहीं एक बात मुझे बताइए, जितनी रैलियां इफेक्टिव होती है, बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बाकी तमाम चीजें उतनी इफेक्टिव होती है क्या? अगर होती है तो फिर ये रैलियां करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जनता से सीधा कनेक्शन किसके माध्यम से बनता है? इन रैलियों के माध्यम से बनता है ना। वहां पर अगर आप ये चीजें नहीं बोल पा रहे हैं, या आपने काम किया या नहीं किया वो बता नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आखिर क्यों?
नेहा जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आपका सवाल बहुत अच्छा था। राहुल गांधी जी कहते हैं कि बहुसंख्यक का एक्सरे कराया जाएगा और एक्सरे करा के जो बहुसंख्यक की संपत्ति है वो अल्पसंख्यक को दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ऐसा नहीं बोला। ये राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा, बोल रहे हैं भाई साहब, आप रिकॉर्ड दिखाइए, माफी मांगिए, ऐसा नहीं बोलना। भाई साहब, राहुल गांधी जी ने कभी नहीं बोला। नया जी का सवालों का जवाब शब्द नहीं है। मनमोहन सिंह जी के जवाब देना चाहता हूँ। झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी वो शर्म आना चाहिए देश के सामने। अरे सच है तो बताइए ना। सैम पित्रोदा ने भी बोला था ना, सैम पित्रोदा ने क्या बोला था, विदेशों में क्या होता है? झूठ बोलते हैं। नहीं, सैम पित्रोदा ने क्या बोला था, विदेशों में क्या होता है, कैसे संपत्ति सरकार के पास चल जाती है, कितनी फीसदी बच्चों के पास रहती है, वो बताने का तरीका क्या था? यादव जी मुझे बताइए ना, वो क्या बताना चाहते थे सैम पित्रोदा? देखिए, मनमोहन सिंह जी ने जो बोला था वो पूरे देश के छोटे वर्गों से लेकर अल्पसंख्यक वर्गों तक पूरी लाइन थी, आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। राहुल गांधी जी ने जो बोला था कि कोई भी बहुसंख्यक किसी भी छोटे वर्ग को दबा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ सबको समान अधिकार है। ये हमारा संविधान देता है, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि दबे कुचले वर्ग को हमें आगे लाना, उठाना है। तो अगर हम बहुसंख्यक हैं, देश चल रहा है ना, चल रहा है देश। ये मानते हैं तो हम किसी को कुचल नहीं सकते, हम सबको साथ लेके चलेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? वो तो नफरत फैला रहे हैं, वो तो दबलने कुचलने की बात कर रहे हैं। वो तो ये बोल रहे हैं कि मुसलमान आएंगे तुम्हारी एक गाड़ी छीन के ले जाएंगे, एक मकान छीन के ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। कौन बोल रहा है? वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप कास्टिज्म की बात कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप कास्टिज्म की बात कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अब कौन देश को बांट रहा है, कौन संविधान देश जो को बोल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। संविधान में जो भाषा लिखी है हम उसकी बात करते हैं। अब धर्म की बात नहीं करते, धर्म के आधार पर लड़ाते नहीं, वो संविधान में नहीं लिखा है। देश संविधान से चलता है, धार्मिक आधार पर नहीं चलता है। अभी क्या धर्म के हिसाब से देश चल रहा है क्या? अभी तो धर्म के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, अभी तो धर्म के हिसाब से वो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हिंदू मुस्लिम को अब क्या कर रहे हैं आप ले लो, सत्ता में आ जाओ और लूट खाओ, ये तो हो ही रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग? धर्म के हिसाब से देश चल रहा है, लोकतंत्र के हिसाब से देश चल रहा है, संविधान को साइड कर दिया गया, क्या करेंगे? 200 साल, उसके पहले मुगलों से भी करा है, तो इनसे भी करेंगे। उसके लिए कोई इनके जैसे तो नहीं बन जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम को काटने चले जाएंगे, ये तो हम नहीं करेंगे। हमारी हिंसा हमारा धर्म नहीं है, नाथुराम गोडसे पिछले इनके चुनाव भगवान है, में हमारे नहीं। एक सीट उत्तर प्रदेश में जीती थी, रायबरेली, और आप कह रहे हैं सारी जनता बेवकूफ है क्या, मूर्ख है क्या कि आप लोगों को वोट नहीं दिया? ऐसे नहीं होता ना, चीजें तो मैंने सीधे ये बोला कि जनता को बेवकूफ बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, आज भी बनाते, और अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैं बोलने के पहले सोच के बोलता हूँ, बोलने के बाद नहीं सोचता हूँ। जो शब्द बोले उसी पे कायम हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने देश को मूर्ख बनाया है, देश की जनता को बेवकूफ बनाया। अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। अतुल जी, आपको भी लगता है कि जनता जो है सोच समझ के वोट दे रही है, और ये 49 सीटों पे जो चुनाव हुआ है? उत्तर प्रदेश की जनता बहुत, उत्तर प्रदेश 80 सीटें रखता है लोकसभा की अपने पास में, तो वो बहुत सोच समझ के वोट कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि इनके जुमलेबाजों की सरकार को हटाना है। ये पछतावा तो नहीं होगा पिछली बार जैसे हुआ था, जैसा पिछली बार हुआ था कि आप तो 5 सीटों पे सिमट गए थे, बीएसपी के खाते में 10 चले गई थी। सुनिए सवाल पूरा होने दीजिए सर। देखिए, 5 सीटों वाली बात नहीं, हम इस तरह 62 सीटों पे लड़ रहे हैं। एक सीट हमने गठबंधन को दे रखी है, 17 सीटें हमने कांग्रेस को दे रखी है, और हम मैक्सिमम सीटें जीत रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी, कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी होगी। आज के ले लीजिए मेरे से, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। कांग्रेस पूरे देश के में सबसे बड़ी पार्टी होगी, और समाज, ये लिख के ले लीजिए आप। जनता भाजपा को नकार चुकी है, भाजपा को पसंद ही नहीं करी। प्रथम चरण से आज 5वां चरण हो चुका है। कहाँ देख इनको जनता कहाँ पसंद कर रही है? हमारी रैलियों में जनता जो उमड़ रही है, हमारे नेताओं को देखने के लिए जनता उमड़ रही है। कैसे पता आपको कि जनता पसंद नहीं कर रही है? परिवर्तन चाह रही है उत्तर प्रदेश। कैसे पता आपको कि जनता पसंद नहीं कर रही है? भैया, 10 साल में अगर इन्होंने कुछ किया होता तो ये अस्पताल की बात करते, 100 स्मार्ट सिटी की बात करते, गंगा जी अगर गंगा जी को साफ किया होता तो उसकी बात करते, और विभिन्न चीजों की बात करते। तो केवल ये मंगलसूत्र की बात करना, ये आपका घर ले लेंगे, ये आपका वो ले लेंगे, इन चीजों की बात नहीं होती। तो स्वाभाविक है कि जब आदमी को, जब किसी इंसान को या किसी व्यक्तित्व को ऐसा लगता है कि हम इस चीज पे पार नहीं पा रहे हैं, तब वो धर्म की आड़ लेता है। हम धर्म की आड़ नहीं ले रहे हैं। जो हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग विकास की बात कर रहे हैं, विकास की नहीं कर रहे हैं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, हम अपने दलित, अल्पसंख्यक, आप पीडीए की बात कर रहे हैं।
विकास की बात कहाँ हो रही है आपकी भी रैलियों में? बताइए मुझे, देखिए, कहाँ क्यों नहीं हो रही है विकास विकास की? हमने कहा बालिकाओं के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा की बात कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है। उस घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं ना सर, तो वो घोषणा पत्र सारी पार्टियों ने जारी किया है। उस घोषणा पत्र की बात मत करिए, मुझे बताइए कि भाषणों में कहाँ आता है। हमारे द्वारा अपने घोषणा पत्र पे अमल भी किया जाता है। हमने लैपटॉप दिए जिससे बच्चे साक्षर होकर गए। जनता ने क्या किया? जनता ने क्या किया? नकार दिया उसको। जनता ने नकारा ना उसको, नकार दिया उसको, सिरे से नकार दिया जनता ने। वो फ्लाईओवर जिसके आधार पर आपने वोट मांगे थे, जनता ने आपको नकार दिया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में है। अब सीधे रुक कर लेते हैं सबसे पहले संजय द्विवेदी जी का। संजय जी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इस बार चुनाव 5वें चरण में हुआ है, तो ऐसे में ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण आप लोग समझते हैं, या कितना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है? देखिए नेहा जी, मैं सीधी से एक बात बता दें आपको कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी थे, प्रमोद महाजन थे, गोपीनाथ मुंडे जी थे, उन्होंने माननीय बाला ठाकरे से आके उन्होंने एक गठबंधन बनाने की बात की। उस समय तक गठबंधन कोई सोचता भी नहीं था, गठबंधन उन्होंने बनाया। वो लगभग 30 साल तक हमारा गठबंधन चला। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, अमित शाह जी आए, तो इतना घमंड है, इतना ज्यादा घमंड है, इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं, इतना ज्यादा जुमलेबाजी करते हैं, जिसकी वजह से इनको किसी पार्टी कोई ऐसे समझ में नहीं आती है। इन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के एहसानमंद हूँ, बाला साहब ठाकरे के मैं एहसान मानता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया थे, मेरी कुर्सी तक पहुंचाई थी, यहाँ तक कहा। लेकिन बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न न देके पार्टी तोड़वा दी। और देखिए, जो 70 सालों में इतिहास में कभी नहीं हुआ, चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह को दे दिया। तो देखिए, शिवसैनिक उनके साथ है, जनता माननीय उद्धव जी ठाकरे के साथ है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे जी को बनाया था अपना कार्यवाहक राष्ट्रीय प्रमुख। तो उसमें इन्होंने बीजेपी ने मना क्यों नहीं किया? अगर कार्यवाहक प्रमुख बनाया और इनकी मंशा से बनाया, शासन में थे, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप उद्धव ठाकरे को नहीं बना सकते? तब इनको परिवारवाद याद नहीं आया। अब चूंकि जो इन्होंने वादे किए थे 2019 में, चुनाव समय वादे किए थे, वो वादे ये पूरे करना नहीं चाहते थे। ये भागे भागे घूम रहे थे, अपने आप सरकार बनाना चाह रहे थे। तो भाई जब उद्धव जी ठाकरे ने कहा इतना झूठ बोलते हो, इतने जुमलेबाज, तो मैं आपसे नहीं संबंध रखना। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस सरकार बना ली, और सरकार बनाई तब इनके पेट में टुकड़ी होने लगी। 50 खोखा एकदम होके ईडी सीबीआई लगा के हमारे विधायक को सरकार बना दी। जबकि संविधान कहता है, संविधान में एक निहित है कि दल विधान कानून जो है उसके अनुसार इनको पार्टी बनाना चाहिए अपनी। ठीक है, तो ठीक है, मैं आती हूँ। शशिकांत जी, देखिए, तो कह रहे अलोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों ने सरकार बनाई और एक पार्टी को बिल्कुल तोड़ दिया। एक नहीं बल्कि दो पार्टियों को तोड़ा। ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो चुनाव है, जनता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के रहेगी, जिस तरह से अलोकतांत्रिक काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, अलोकतांत्रिक काम करने का कांग्रेस का और इंडी गठबंधन के लोगों का लंबा इतिहास है। कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी 1975 में इमरजेंसी से शुरू किया और उन्होंने तमाम राज्य सरकारों को और तमाम पार्टियों को तबाह किया। इनका लंबा इतिहास है। ये लोग वही उसी नजरिए से सोचते हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये सब काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का इतना सशक्त नेता है नरेंद्र मोदी जी, जो देश के नेता तो है ही है, विश्व के नेता हैं, और आज पूरी भारत की जनता उनके साथ है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया मुरीद है, जिस तरीके से आज पूरा विश्व जो है मोदी जी को अपना नेता मान रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी अलोकतांत्रिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आए। कोई पार्टी तोड़ के आता है, कोई पद छोड़ के आता है, कोई अकेला आता है, कोई पूरी पार्टी लेकर, सबका स्वागत है। जो जैसा आना चाहे वो आए। हाँ, लेकिन बात ये लगता है कि ये वाला जो चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव 2024 खास तौर पर महाराष्ट्र के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो तय करेगी ना जनता की क्या गलत था क्या सही था, जनता की निगाहों में। हाँ, बिल्कुल, जनता को हक भी है
तय करने का कि क्या गलत है क्या सही है, जनता को हक है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस प्रकार से जो इसमें वर्तमान सरकार है, शिंदे सरकार है, तो शिंदे तो अलोकतांत्रिक तरीके से आए नहीं, उस पर तो निर्णय भी आ गया कि उनकी पार्टी को मान्यता भी मिली। और जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी को मान्यता नहीं मिला तो अलोकतांत्रिक बताते रहेंगे, तो बताने से नहीं होता, तो जनता तय करेगी। और उन्होंने प्रूफ किया, उनको तो वैधानिक रूप से मान्यता मिला शिंदे जी को। और हमारे जो है जो महाराष्ट्र देखिए ऐसा प्रदेश रहा है जहां पे मुस्लिम तुष्टीकरण की हद कर दी थी इन लोगों ने, चाहे शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जिस प्रकार से इन लोगों ने गठबंधन सरकार बनाई थी, तो मुस्लिम तुष्टीकरण की तो इन्होंने हद कर दी महाराष्ट्र में। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, उस पर इन्होंने जरा सा अपनी प्रतिक्रिया तक व्यक्त नहीं की। और जिस प्रकार से ठीक है संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी देख लिए, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की हद कर दी थी आप लोगों ने और जनता भी उसे देख रही थी। कुछ चीजें ऐसी हुई जिस पर आप लोगों ने चुप्पी साधे रखी, बोलने की जहमत तक नहीं उठाई, जनता तो उसका भी जवाब देगी। नेहा जी, पालघर में जो साथियों की हत्या हुई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, 200 लोग शामिल थे 24 घंटे के अंदर। अरे क्या गिरफ्तार किए गए थे, 200 लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश में साथियों हत्या होती है तो क्या मुख्यमंत्री हत्या करवाते हैं या बीजेपी हत्या करवाती है? कौन हत्या करवाता है? अगर वो कह रहे हैं हमने कराई तो बीजेपी के लोग थे, और ये बात सत्य हो चुकी है। दूसरी बात मैं कहता हूँ 2014 में महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार महंगाई का हल किया है। 2019 भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो अभी जो ज्ञान दे रहे थे हमारे भाई साहब, उन ज्ञान में थोड़ा बढ़ा देते हैं हम। इतने भ्रष्टाचारी है, पश्चिम बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ ठीक है। छोड़िए, ये बताइए, ये महाराष्ट्र में जो 13 सीटों के चुनाव हुए उनमें से कितनी सीटें लेके आ रही है 5वां चरण? ये कितना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, और कितनी सीटें इन 13 में से निकाल रहे हैं? एक भी नहीं। आप एक भी नहीं निकालेंगे? एक भी सीट नहीं निकालेंगे, एक भी सीटें 13 में निकाल रहेंगे। नहीं, आप लोग कितने निकाल रहे हैं? हम लोग 40 से ऊपर, हमारे 21 खड़े, 40 से ऊपर लेके आ रहे हैं। उसका समीकरण में समझा भी दूं आपको। ठीक है, समीकरण से आ रहा है। श्यामदास जी, ये जो आप लोग कह रहे थे कि धोखा हो गया, बिहार में हमारे साथ धोखा हुआ, नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया, क्या उस धोखे का जवाब अब जनता देगी क्या? क्योंकि बिहार में भी इस चरण में 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि ये जो वोटिंग हुई है, जनता क्या उसका भी जवाब देगी कि वाकई आरजेडी के साथ धोखा हुआ? नेहा जी, हम कहना ही चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जैसे आए, पलटी मार करके, वो तो हमेशा पलटी मारते रहते हैं, अब फिर पलटी मार करके जब भाजपा में चले गए तो ये तो निश्चित रूप से बिहार की जनता उनको जवाब एनडीए को जो है मोदी जी को दे रही है, नीतीश जी को दे रही है। और पहला चरण से ही शुरुआत हो गया है कि बढ़त हम लोग सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, इनका 14 का जुमला और 19 का जुमला जो था, झूठ बोल करके पब्लिक को बरगला करके जो वोट मांगा करते थे, 2014 में कहते थे कि हम सभी बेरोजगारों को 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, वो झूठ निकला, एक भी नहीं दिए नौकरी। इसके बाद कहे कि 15-15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में देंगे, विदेश से काला धन लाकर देंगे। जब 19 का चुनाव आया तो एक अब दोनों उनका छूट गया। तीसरा लिए कि हम हर एक किसान को हम ये करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे और किसान की आयु दोगुनी करेंगे। लेकिन वो क्या हुआ, उसका हरस सभी किसान जानते हैं कि उन्हें रौंद करके मर्डर करवाया गया, एक थार जीप से रौंदा गया और कील ठोका गया दिल्ली के बॉर्डर पर, और किसानों को तबाह किया गया। लास्ट में उनको बिल वापस लेना पड़ा। ठीक है। तो यहाँ की जनता, बिहार की जनता तो खास करके जो जान गई है कि ये जुमलबाजों की सरकार है, झूठ की सरकार है, मोदी सरकार, और जिनका साथ नीतीश कुमार दे रहे हैं, इसलिए बिहार की जनता तो ठान ली है कि इस बार मोदी को उखाड़ करके फेंक देना है। ठीक है, शशिकांत जी सुन लिया आपने, ये कह रहे युवा परेशान,
किसान परेशान, महिलाएं परेशान, गरीब परेशान, सब परेशान है इस सरकार में। और इस बार जनता ने संकल्प ले लिया है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना। देखिए, इन लोगों की बात इतनी हास्यास्पद होती है कि गरीब की बात करें तो पूरे भारत में बिहार को सबसे गरीब बना रखा है ये लालू परिवार ने, राजद पार्टी ने। तो अगर गरीबी बिहार में अगर है तो इस पार्टी के कारण है। और केवल ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, मुस्लिमों के आरक्षण की बात करते हैं। थे शशिकांत जी, इन्होंने कैसे गरीब बना दिया? ये सत्ता में कितने वक्त के लिए थे? और कब से तो आप लोगों की सरकार है, बीच में आप लोगों के पलटू मार जिसको कहते हैं भाई, वो नीतीश कुमार जी इधर उधर चले गए थे। दूसरे किसान की ये बात कर रहे हैं। नहीं, पहले बताइए ना कि आरजेडी ने कैसे बना रखा है गरीब, आप बताइए ना मुझे। केंद्र में आपकी सरकार, इन्होंने, अरे भाई, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा चारा घोटाला इन्होंने किया और सारा लूट करके पूरे बिहार को लूट लिया। पूरा बिहार लूटने के बाद से ये लोग ये गरीबों का चारा नहीं है, ये पशुओं का भी चारा है। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है। और ये किसान की बात करेंगे, ये किसान की बात करेंगे। अरे भाई, प्रायोजित कार्यकर्ताओं को आप किसान ला करके किसान आंदोलन आप नाम देते हैं और दिल्ली के बॉर्डर पे नारा लगाते हैं, देश विरोधी नारा लगाते हैं, खालिस्तान समर्थक नारा लगाते हैं और लाल किला पे आप चढ़ जाते हैं, झंडा फहराने, देश की अस्मिता और गौरव के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो किसान थोड़ी थे, वो किसान आंदोलन, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा था। ये इनके प्रायोजित, इंडी गठबंधन के प्रायोजित कार्यकर्ता थे वो। और उसके फोटो आ रहे थे, वीडियो आ रहे थे, मीडिया दिखा रहा था कि वहाँ तो ये लोग खूब खा पी रहे थे, खूब बढ़िया से मजे कर रहे थे और क्या क्या नारे लगाते थे। किसान अपने खेत में काम करता है, किसान किसी बॉर्डर पे जा करके नहीं, वो तो लखीमपुर खीरी वाला मसला बता रहे हैं। कह रहे हैं कि किसानों पर थार गाड़ियां चला दी थी, वो उसका जिक्र नहीं करेंगे कि किसानों को किस तरह से कुचला गया था, किस तरह से मारा गया था। हाँ, तो वो जेल में है, किसने मारा था? जो भी थार चढ़ा दिया वो जेल में है और सबसे जेल में है और आज तक वो निकले नहीं, जेल में है। जिसने थार चढ़ाने का हो गई, जिसके ऊपर आरोप है, जेल में 7,000 किसान मारे गए। भैया, ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, योगी सरकार है। योगी सरकार है तो योगी सरकार क्या कर रही है वो तो पता चल रहा है ना। हाथरस की के साथ क्या हुआ? योगी सरकार किसी को छोड़ती नहीं है। यूपी में आप लोगों ने बिहार को जिस तरीके से शोषण करते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बिहार में हुआ था, यूपी में हुआ था। यहाँ अच्छे ठीक कर दिए जाते हैं, अच्छे ठीक है। यहाँ माफियागिरी नहीं चलती है, भू माफियागिरी नहीं चलती है, भ्रष्टाचारी यहाँ नहीं पनपते हैं। यहाँ योगी सरकार है और जो थार चढ़ाएगा वो भी मिल जाएगा और जो माफियागिरी करेगा और मुस्लिम तुष्टीकरण करेगा उसकी भी खबर ली जाएगी। जिसको हाईकोर्ट के आदेश, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि उन्नाव में क्या हुआ था, किसके साथ हादसा हुआ था? हाईकोर्ट ने जब कहा तब उस विधायक को आपने गिरफ्तार कराया जेल में। तो आप तो सट्टा दे रहे थे, उस विधायक को गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे। वो तो अगर हाईकोर्ट न कहती तो आपने गिरफ्तारी नहीं करते। ये आपका शासन है क्या? की हत्या रहती है, ये आपका शासन है क्या? शासन की बात कर रहा है क्या? पुलिस अधिकारी अब तक मरे बोले? इतनी बड़ी क्षति आप सामने हुई, आप राज्य पे जी बोलिए। ठीक है, सुन लेते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, देखिए, इस गफलत में न रहिए। योगी सरकार में जो उन्नाव में रहेगा उस पर भी कार्रवाई होगा और जो पूरे प्रदेश में ये झारखंड में 350 करोड़ रुपए निकलते हैं कांग्रेस नेता के यहाँ से। ये झारखंड और बिहार नहीं है, ये गंदगी साफ हो चुकी है और सारे गुंडे माफिया सलाखों के पीछे हैं और कितने ऊपर चले गए, बहुत से ऊपर चले गए, बहुत से जेल में हैं। ये यहाँ ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा बताइए, सरकार है चौथे माफियागिरी और भ्रष्टाचार और चारा घोटाले ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये शशिकांत जी, ठीक है, के लोग पर चलता है भ्रष्टाचार। आपको बीजेपी के लोग पर नहीं आया, जो जहाँ भ्रष्टाचारी थे आके आपको यहाँ निर्भया सामने धुआ करके शुद्ध, गंगा जल से धुआ करके शुद्ध हो गए। जो आपके क्या भ्रष्टाचारी थे, असम के मुख्यमंत्री थे, जो नरेंद्र मोदी आपका कहते थे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आप आवास घोटाला में महाराष्ट्र के बात कीजिए, कहीं व्यापक घोटाला लीजिए, लेकिन सब जगह हो गए।
एसी होती ठीक है, क्या करके बोलिए ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सारे बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना आप लोग क्या बोल रहे हैं, सारे मत इकट्ठे बोलिए। ये बताइए मुझे शशिकांत जी, 429 सीटों पर अभी तक मतदान हो चुका है, 400 पार का जो आप लोग संकल्प लेके चले हैं, वो 400 पार अभी तक पूरा हो गया है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी 2 चरणों के चुनाव है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण सीटें हमारे पास आने वाली है, अभी 400 पार नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, 2 चरणों को चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण सीटें आने वाली हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं नेहा जी कि जो इंडी गठबंधन के जितने नेता जो भाषण दे रहे हैं वो इसी बात पर भाषण दे रहे हैं कि ये तो मान लिए हैं कि मोदी सरकार बनने जा रही है, केवल ये बताने देश को समझा रहे हैं कि 400 पार नहीं करेगा। इन लोग का सारा भाषण है कि 400 पार नहीं हो पाएगा। ये तो ये लोग 429 सीटों में से कितनी सीटें निकाल रहे हैं? 429 में 429 सीट हमारे पास आ रही है। एक तो ये लोग पा गए तो वही बहुत है, इन लोगों का भाग्य है। एक तो देखिए इस बार जनता, देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, देश को विकसित भारत बनाने में। ये उनको पता है पूरे देश को कि अब ये भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है, जो जेल जाने वालों गठबंधन है, परिवारवादियों का गठबंधन है, ये एक दूसरे को जेल न जाए इसके लिए बचाने के लिए गठबंधन जो बनाया है, देश में ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। जनता इन लोगों को सुनना नहीं चाहती है, यही कारण कि ये लोग एक रैली नहीं कर पाते हैं। एक रैली नहीं हो पाता कि ये लोग जनता इकट्ठी हो जाए और एक रैली कर ले, तो इनका खेल खत्म जनता ने कर दिया है। 429 में से 1-2 सीट ये लोग पा जाएंगे। किसका खेल खत्म हुआ है, किसका नहीं सर, उसके लिए तो 4 जून तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये कहना तो बहुत जल्दी होगी कि किसका खेल खत्म हुआ है। तो जनता का जो फैसला है ईवीएम में कैद है, 2 चरणों के चुनाव और है, उसके बाद ये तय हो जाएगा 4 जून को कि किसका खेल खत्म हुआ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।